परमाणु क्रमांक लिखना नहीं है आपको, ये परमाणु क्रमांक या इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या। दर्शाते कैसे, संकेत क्या है इसका, जेड। और ये क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या p प्लस की संख्या, है ना, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और इसमें एक बात और ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब Z बराबर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। वैसे मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः प्रोटॉन की संख्या होती है ना, पर प्रोटॉन भी जो है, प्रोटॉन की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो लाल लाइन के ऊपर लिख लेना ऐसा, Z बराबर P प्लस बराबर E माइनस। P प्लस का मतलब प्रोटॉन है, E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और Z। दूसरी बात अपन ने क्या लिखी, इसको अपन परमाणु द्रव्यमान या इसी को परमाणु भार या इसी को द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। और संकेत क्या है इसका, संकेत होता है इसका A। कोष्टक में कर लो, उधर सामने कर लेना, मैं इधर कर लेता। तो ये होता क्या है, तो A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी परमाणु में, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1908 में, ठीक है ना। परमाणु के बारे में सबसे पहला मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी, है ना। उनको भी 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, और पहला मॉडल भी दिया था उन्होंने परमाणु का, कि भाई परमाणु ऐसा हो सकता है, ऐसा है। कुछ हद तक ठीक था, बाद में कुछ चीज़ें गलत हो गई, तो बाद में बात के वैज्ञानिकों ने चेंज किया उसको, है ना। परमाणु के अंदर नाभिक भी पाया जाता है। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े थे अपन ने, है ना, वो सोने की झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार वाला, ठीक है ना, 3 उसमें निष्कर्ष, हाँ, तो 3 निष्कर्ष आए थे, तो वो वाला ही। तो ये नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कक्ष में पाए जाते हैं, है ना। नाभिक के बाहर ऐसा कक्ष की कल्पना करते हैं कि गोल गोल जो है कक्ष है वृत्ताकार, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कक्ष में, और जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इसके नाभिक में पाए जाते हैं। दोनों मूल जो 3 कण है, बाकी कण भी है तो वो भी पाए जाते हैं ऐसा। हाँ, यहाँ पे मेन समझने वाली बात, हम किस बात को समझना चाह रहे हैं, इसको समझना। देखो जी, यहाँ ध्यान समझना, द्रव्यमान शब्द और भार शब्द, इन दो को समझना है अपने, द्रव्यमान और भार, ठीक है। ध्यान समझेंगे, 10वीं वाले भी ध्यान देंगे। द्रव्यमान और भार आप लोगों को मालूम है, ऊपर वाला नहीं लिखना है, वो तो मैंने बताया जो लिख चुके हो अपन। द्रव्यमान या भार, अच्छा ये बताओ मेरे को, द्रव्यमान और जो भार है वो एक ही राशि है क्या? द्रव्यमान और भार ये 2 अलग अलग भौतिक राशियां हैं, 2 अलग अलग भौतिक राशि है। द्रव्यमान अलग भौतिक राशि है, भार अलग भौतिक राशि, 2 अलग अलग भौतिक राशियां हैं ये, ठीक है। पर हम यहां पर परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार बोल रहे हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का या मतलब दूसरा नाम भी है, मतलब उसका समानार्थी बोल दो, या है ना, दूसरा नाम। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी बोलते हैं, और उसी को द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। 3 नाम हो गए किसके, ए के। इसको दर्शाते हैं ए से, ठीक है, इसको दर्शाते हैं जेड से। एक बात और, यहाँ ए और जेड को समझ लो पहले। जैसे कोई भी तत्व है, मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन, कोई भी तत्व है, ठीक है, तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को कहाँ दर्शाते हैं जी, नीचे। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो नीचे लिखते हैं ऐसा। और जो परमाणु भार या द्रव्यमान उसको लिखते हैं ऊपर। ये पहले तरीका हुआ करता था इसका, ऐसा लिखते थे, इधर 6 को इधर और 12 को इधर। बोले तो परमाणु क्रमांक को नीचे सामने की ओर, और परमाणु भार को ऊपर, है ना, पीछे की ओर। पर आजकल ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता, अभी ये भी चलता है, पर मुख्यतः आजकल ये वाला चलता है, ठीक है। तो ये कार्बन है, और कार्बन में 6 जो है उसका परमाणु क्रमांक का मतलब कौन, जेड, है ना। परमाणु क्रमांक कौन होता है जी, जेड होता है। देखो यहाँ पे लिखे ना, यहाँ दर्शाए अपन, देखो ये, ठीक है। और परमाणु भार कौन होता है, ए होता है। तो ये ए है ऊपर वाला, है ना, ए, और ये जेड। तो इसको याद रखना है अपने। अपन कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं कि यार परमाणु क्रमांक कौन सा है, परमाणु भार कौन सा है। बोले तो लिखने के तरीके में ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा। तो देखो नीचे जो, अच्छा, परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो परमाणु भार से हमेशा कम होता है, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। सब ध्यान देंगे इधर।
ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक ही होता है। परमाणु भार बोले द्रव्यमान, उसी बारे में बात कर रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझो। केवल ये हाइड्रोजन को बस छोड़ देना, ध्यान रखना इसका कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ऐसे एक्चुअली परमाणु जो भार होता है ना इसका 1.0008 होता है, नहीं सॉरी एक ज़्यादा हो गया क्या, ये यहीं पे होगा, सॉरी 1.008 ऐसा होता है। पर 1.008 एक रुपए की तुलना में, यदि रुपए में अपन इसको समझे तो एक रुपए की तुलना में 0.008 मतलब 100 कम है, तो बहुत कम मान है उसका। तो इसलिए उस मान को क्या करते हैं, नगण्य मान देते हैं। नगण्य मान करके, नगण्य मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, बहुत 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 सूक्ष्म कम मान होता है, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और केवल क्या मानते हैं, उसको एक मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसका एक ही लिखते हैं। एकमात्र ऐसा तत्व है ये जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों एक होता है, ठीक है ना, एक एक होता है, समान होता है। इसको हटा रहा हूं यहाँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, तो जो भी तत्व का संकेत या प्रतीक इस्तेमाल हो रहा है जो है, उसके नीचे सामने भाग में नीचे कौन लिखा रहता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दर्शाते हैं कैसे, जेड से, ठीक है। ऊपर वाले भाग में कौन लिखा है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसको दर्शाते हैं ए से, है ना। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो अल्फाबेट जो लिखते हैं ना अपन, ABCD अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें ए सबसे पहले आता है और जेड सबसे नीचे आता है, यानी बाद में आता है। अपन उसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए सबसे पहले आता है, जेड सबसे लास्ट में आता है। तो जब भी लिखते हैं अपन जनरली ऐसा ऊपर नीचे लिख लेते हैं उसको। तो देखो यहाँ सिंपल ये बात याद रखना, अपन भूल जाते हैं कि परमाणु क्रमांक को ऊपर लिखते हैं कि नीचे, या अपन ये भूल जाते हैं कि परमाणु क्रमांक को ए दर्शाना है कि जेड दर्शाना है, या परमाणु भार को जेड दर्शाना है कि ए दर्शाना है। तो इस कंडीशन में याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अल्फाबेट याद रखना है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें ए सबसे पहले आता है, ऊपर आता है, और जेड सबसे बाद में आता है, यानी नीचे आता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर जो आ रहा है वो ए है, नीचे जो आता है वो जेड है, मतलब A to Z ऐसा आपको याद रहेगा, ठीक है। और ए का मान बड़ा होता है, जेड का मान छोटा होता है, मतलब परमाणु भार हमेशा बड़ा होता है और परमाणु क्रमांक हमेशा छोटा होता है, पर केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, बाकी सब में बड़ा। अच्छा, किसी में दो गुना, देखो यहाँ 6 का डबल 2 गुना होता है ना। जनरली हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी का जो परमाणु भार है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तत्वों का जो परमाणु भार है उनसे 2 गुना या 2 गुने से ज्यादा होता है, 2 गुना या 2 गुने से ज्यादा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इसका संकेत है ये सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, उसके पास 11 है। तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी किसकी भी होती है, इलेक्ट्रॉन की भी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन में उसके पास कितने हैं, 11। ये कौन है, इसका जेड है। सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैसे जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या होती है, पर प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मतलब नाभिक में जितने प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। अब लिखिए अपन, नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कक्ष में होता है ना, कक्ष या कक्षा बोलेंगे उसको, कोष भी बोलते हैं, उसमें होता है। कौन सा आवेश होता है, उसके ऊपर माइनस होता है। जितने नाभिक में प्रोटॉन रहेंगे यानी प्लस आवेश रहेंगे, कक्षक में भी, सॉरी कक्षा में भी, कक्षक अलग चीज है, कक्षा अलग चीज है, कक्षा में भी उतने ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब ऋण आवेश रहेंगे। तो जितने प्लस उतने ही माइनस, दोनों क्या हो जाते हैं मिलकर उदासीन। इसलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। पर परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। पर पूरा संपूर्ण जो परमाणु है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। बात समझ में आ रही है ना। ये है नाभिक। नाभिक के ऊपर, नाभिक में क्या क्या है भाई, नाभिक में प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो इसका मतलब नाभिक कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि उसमें क्या है, प्लस है, मतलब प्रोटॉन है, ठीक है। इसके, है ना, इसके आसपास कौन है भाई, ये कौन है, इसको क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। और कक्षा या कक्ष ये बोलते हैं, कोष ये बोलते हैं। इसमें कौन पाए जाते हैं, क्या घूमते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सूर्य और तारे, सॉरी हाँ मतलब सूर्य, तारे, सूर्य को लेकर चलते हैं अपन, सौर मंडल लेकर चलते हैं। तो जैसा ये मान लो कि सूर्य है बीच में, और ये सूर्य के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये भी अपनी स्थिति में घूमते रहते हैं, पर किसी के आसपास नहीं घूमते हैं, किसी के आसपास नहीं घूमते हैं, बस अपने वहीं पे घूमते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा नहीं करते, घूर्णन करते रहते हैं, है ना, घूर्णन गति करते रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी जगह पे घूमते रहता है, वैसे सूर्य तो गैलेक्सी के आसपास भी घूमता है,
पर वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको फिर बाद में बड़ी क्लास में समझेंगे आप लोग। अभी ऐसा समझ लो कि सूर्य अपना परिक्रमण किसी की परिक्रमा नहीं करता है ना। पर अभी ये समझो, पर सूर्य भी जो है ना वो अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। गैलेक्सी बहुत विशाल होती है, उसकी परिक्रमा करता है। मैं कभी फिर आपको वीडियो वगैरह दिखा के अच्छे से समझाऊंगा उसको, तो समझ में आएगा, है ना। अभी फिलहाल तो आप 9वीं स्तर पर ऐसा समझो, ठीक है ना, अपना रिवीजन चल रहा है। तो सूर्य जो है जैसा एक जगह रहता है, ठीक है, अपनी एक जगह रहता है और अपनी जगह घूमते रहता है बस, मतलब वो घूर्णन गति करता है, परिक्रमण गति परिक्रमा किसी की नहीं करता है, ठीक है। परंतु जो ग्रह होते हैं ना या उपग्रह होते हैं, वो अपने सूर्य की जिससे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे आकर्षण बंध है ना, उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसा यहाँ पे सूर्य स्थिर रहता है, मतलब सूर्य का मतलब नाभिक स्थिर रहता है ना, और ये कक्षक है उसकी कक्षा है, कक्षा में जैसे ग्रह या उपग्रह घूमते रहते हैं, वैसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी दो तरह से गति करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में घूमे, हो सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूम रहे हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे घूम रहे हो। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की गति इधर से इधर ऐसी भी हो सकती है या इधर से इधर ऐसी भी हो सकती है। इसको बड़ी क्लास में जाओगे 11वीं 12वीं में, तो वहाँ पे सब क्वांटम संख्या वगैरह है, वहाँ पे सब पढ़ने मिलेगा आप लोगों को आगे, है ना। अभी इतना समझो, ठीक है। ये घूमते रहते हैं, तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्लस बराबर उतने ही माइनस, तो क्या हो जाता है इनका निरसन हो जाता है। तो नाभिक तो कैसा होता है, धन आवेशित धनात्मक आवेश वाला होता है, पर संपूर्ण जो परमाणु होता है, ये कौन है, परमाणु का मॉडल है। परमाणु का हमने एक आकार सा मान लिए हैं, वैज्ञानिकों ने बताया हमको, ठीक है। तो परमाणु है, ये पूरा परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है ना, ऐसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब ऐसा। हाँ, तो अपन यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो इस हाँ अपन बात कर रहे थे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 दर्शाते हैं जेड से। पर सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। अब होना चाहिए 11 दूनी 22, इसके आधार पर 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 पर हो गया 23। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आवर्त सारणी में, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्रमांक बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे परमाणु भार भी 2 गुने से ज्यादा मतलब बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो परमाणु जो भार होता है या द्रव्यमान होता है, वो परमाणु क्रमांक के 2 गुने या उससे ज्यादा होता है, ठीक है, बस हाइड्रोजन को छोड़कर। सबसे पहले तत्व कौन है हाइड्रोजन आवर्त सारणी का, उसका परमाणु क्रमांक भी एक, परमाणु भार भी एक। पर जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते जाओगे, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी जो नाभिक होता है ना, उसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में भी न्यूट्रॉन है, पर बहुत 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 कम मात्रा में, 0.008 इतने बस। तो वो उसको नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। भाई आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, 100 रुपए, और किसी व्यक्ति के पास में मतलब 100 रुपए एक व्यक्ति के पास 100 रुपए और एक व्यक्ति के पास मात्र 8 पैसे हैं, 8 पैसे, 80 पैसा नहीं, 8 रुपए नहीं, 8 पैसे। तो 100 रुपए की तुलना में 8 पैसे कोई वैल्यू है क्या। कहीं पे आप जा रहे हो, मान लो जैसे कई बार देखना बिल वगैरह बनाते हैं ना अपन, कोई सामान वामान खरीदते हैं, बिल आता है, तो वहां पे पैसा मान लो 100 रुपया, 100 ऐसा आप मान लो ऐसा आ गया, 100.008 रुपए का आपका सामान हुआ, बिल बना इतने का, लास्ट में टोटल आए 100.008। कितना रुपए दोगे भैया उसको आप, 100 रुपए दोगे, 8 पैसा कहाँ से लाओगे ना, वो वापस दे सकता है आपको ना, आप उसको दे सकते। तो वहां पे क्या करेंगे, ये जो 8 पैसा जो भी है इसको अपन नगण्य मान छोड़ देंगे, इसको भाई 100 रुपए दे देंगे। तो बस वैसा ही यहाँ पर भी है ना। तो कोई भी परमाणु जो है ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं, होता है। अब यहां पे अपन बात कर रहे हैं जिस चीज की, उसको समझना। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार क्यों कहते हैं, जबकि ध्यान देना, जबकि परमाणु द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग राशि है, पर हम परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी बोलते हैं, क्यों। हमारा क्वेश्चन ये है, इधर ध्यान माना। देखो, द्रव्यमान मतलब जो भी पदार्थ का द्रव्यमान है, किसी भी द्रव्य का, द्रव मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ, मैटर, किसी भी द्रव्य का मान द्रव्यमान होता है, ठीक है। मतलब क्या, द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी पदार्थ कितने कणों से मिलकर बना है, यानी उसमें किसी भी तत्व बोल दो या अणु बोल दो या यौगिक बोल दो, जो भी है पदार्थ, है ना, वो कितने अवयवों से मिलकर बना, उसका वजन, उपस्थित या निहित पदार्थ की मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उपस्थित या निहित बोलते हैं, उपस्थित मतलब उसका मतलब ये है, उपस्थित यानी कितने से मिलकर बनाए, उसकी मात्रा, ठीक है, उसकी मात्रा वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है।
द्रव्यमान को दर्शाते हैं m से, है ना, किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की, किसी भी द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ठीक है, क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। पर भार क्या होता है, द्रव्यमान दर्शाते हैं स्मॉल m से, ठीक है, याद रखना। भार क्या होता है, तो स्मॉल m मतलब उसमें उपस्थित या निहित पदार्थ की मात्रा, है ना, इनटू, यानी उसमें जुड़ जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा, g, स्मॉल g। स्मॉल g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व बल, गुरुत्व बल उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g। ये गुरुत्वीय त्वरण कौन लगाता है जी, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु के ऊपर जो एक बल लगता है, आकर्षण बल, मतलब पृथ्वी अपने केंद्र से पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तु, जैसे हम खड़े हैं, कोई पेड़ है, पौधा है, आप लोग बैठे हो, टेबल है, कुछ भी चीज को अपनी ओर खींचता है, इस बल को बोलते हैं गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल, स्मॉल g दर्शाते हैं, ठीक है। देखो, तो ये दो अलग अलग राशि हो गई, ठीक है ना। यहां पे देख रहे हो आप, यहां पर ओनली क्या है, पदार्थ की मात्रा है बस, पर यहां पे पदार्थ की मात्रा के साथ साथ, है ना, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल भी जुड़ा हुआ है, तो ये तो अलग चीज हो गई। और हमेशा याद रखना, भार हमेशा द्रव्यमान से ज्यादा होता है, ज्यादा यानी अधिक, है ना, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, भार हमेशा द्रव्यमान से कैसा होता है, ज्यादा होता है। भार हमेशा, किसी भी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान से हमेशा ज्यादा होता है। इसको आप उल्टा ही बोल सकते हो, द्रव्यमान हमेशा भार से कम होता है, कम होता है। इधर क्या बोल रहे हो, ज्यादा, इधर कम बोलना पड़ेगा ना। भार को एक और भाषा में अपन बोल, सरल भाषा में वजन, वेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, वेट, इसको मास बोलते हैं, इसलिए एम दर्शाते हैं, इसको वेट बोलते हैं, है ना, वेट बोलते हैं, इसलिए संकेत क्या होता है इसका, डब्ल्यू होता है, ध्यान रखना। अच्छा, मैं इसको तो मिटाता हूँ ना, ये जो है इसका संकेत क्या है, द्रव्यमान मतलब मास बोलते हैं, तो क्या है इसका, स्मॉल m होता है, ठीक है। और भार यानी वजन, तो ये होता है m इंटू जी, इसको संकेत दर्शाते हैं w। w कार्य का भी संकेत होता है। राशि की यदि अपन बात करें, एक तो वाट का होता है, वो तो मात्रक हो गया, वाट का संकेत भी w होता है। वाट किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का। भार और कार दो राशि है, दोनों का ही संकेत क्या है, w होता है ना। और भार में भी बल का इस्तेमाल होता है, भार में भी मुख्यतः कौन होता है, बल होता है, और कार्य में भी मुख्यतः बल होता है, इसलिए वहां पे दोनों को लगभग समतुल्य मान लेते हैं, कार्य और भार और कार्य, ऐसा, ठीक है। तो डब्ल्यू रख दिया गया है, अपवाद स्वरूप एक दो रहता है ना, ऐसा है। और वाट तो अलग है ना, अलग परिवार हो गया, वो मात्रक अलग चीज है और राशि अलग चीज, तो राशि का जो है ये डब्ल्यू होता है, ऐसा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान समझना, तो ये क्या मतलब हो गया इसका, कि m इंटू जी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू, ऐसा मतलब भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और ये द्रव्यमान मतलब m रहेगा बस। हाँ, अब यहाँ बात समझो, तो भार को अपन सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं, वजन बोल देते हैं, वेट। वेट का पहला अक्षर क्या, वेट कौन सा वाला, है ना, वेट भी अलग अलग होता है ना। WAIT वेट का मतलब किसी के लिए इंतजार करना, वेट करना, इंतजार करना, वो वाला होता है। यहाँ पे WEIGST वेट है, इसका मतलब वजन होता है, इस W का मतलब है वो, है ना, इसका मतलब W है, ये वाला वजन, यानी वो, इसको भार बोल सकते हो आप। तो भार मतलब वजन। तो आप जब अपना वजन करते, बोलते हैं ना कितने किलो के हो, अपना वजन वगैरह करते हो आप, मान लीजिए आपका निकला कि 50 किलो के, 50 केजी के आप हो, तो 50 केजी क्या है, आपने द्रव्यमान नापा है अपना या भार नापा है, क्या नापा है, ये आपका द्रव्यमान नहीं है, क्या है ये, भार है आपका। तो 50 केजी आपका भार है, इसका मतलब आपका द्रव्यमान कितना होगा, कैलकुलेशन करके अपन उसमें निकाल सकते हैं, पर अभी सामान्य भाषा में समझ लो, अपन उसमें अभी अंदर जाएंगे नहीं। तो भार जो है 50 किलो से पक्का आपका कम रहेगा। मैंने आपको, सॉरी, भार बोलता हूँ, द्रव्यमान, मैंने आपको बता दिया, द्रव्यमान जो है भार से कैसा होता है, हमेशा कम होता है, या ऐसा बोल दीजिए भार जो है द्रव्यमान से हमेशा ज्यादा होता है। तो यदि आपका 50 किलो वेट हुआ, आप मशीन पे खड़े हुए और आपका 50 किलो वेट आया, का मतलब क्या आया, वेट मतलब भार आया। ये 50 जो आप नापते हो, नाप तोल करते हैं, तो जब जो मान दिखता है अपने को उसमें मशीन पर, वो हमारा क्या होता है, भार होता है, द्रव्यमान नहीं होता, उसको अपन वजन बोलते हैं, वेट बोलते हैं, है ना, मतलब भार बोलते हैं, भार। तो ये भार आया, तो इसका मतलब द्रव्यमान आपका कम होगा, यानी 45 हो सकता है, 48 हो सकता है, मतलब जो भी है, इसको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, उसके लिए सूत्र होता है ना, मान निकल जाएगा। अभी अपन उसमें पर कम आएगा, कुल मिला के बात ये कि कम आएगा। तो द्रव्यमान और भार तो अलग अलग राशि है ना। फिर हम परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जबकि ये तो अलग अलग राशि है। भैया, हम आम को इमली बोल सकते हैं क्या, हैं, हम आम को इमली बोल सकते हैं क्या, एप्पल को बनाना बोल सकते हो क्या, खट्टे को मीठा बोल सकते हो, मीठे को खट्टा नहीं बोल सकते हैं, पर यहां बोल रहे हैं ऐसा क्यों, अब समझना। देखो, भार किस पर लगता है, किसी वस्तु पर, और वस्तु मतलब उसका अस्तित्व हो, बोले तो वो विजिबल हो या उसका भार हो, तब तो मतलब उसका कोई वजन तो हो वो है ना, कुछ पदार्थ से मिलकर बनी हो, पदार्थ से मिलकर तो खैर बनेगी,
तो हम यहाँ पे बात कर, ये जो हम परमाणु, द्रव्यमान, परमाणु भार लिख रहे हैं, किसके लिख रहे हैं? परमाणु के लिए। ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, अब मेरी बात समझना ना, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु जो भार शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल है? परमाणु के लिए। परमाणु, अब परमाणु कोई बहुत भारी या ऐसी चीज है क्या? भारी वाली चीज है क्या? परमाणु 35 से या 36 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें मूल कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये बहुत 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 सूक्ष्म होता है। और जिस तरह से, है ना, जिस तरह से कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर जंतुओं का और पादपों का बना होता है, उस तरह से पदार्थों का सबसे सूक्ष्म कण, इकाई कोशिका क्या होती है? परमाणु होती है। जिस तरह से हम कोशिकाओं को नहीं देख पाते, ये देखो हमारे हाथ में यहाँ पे सब कोशिकाएं पर दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही। इनको हम माइक्रोस्कोप वगैरह के माध्यम से देख सकते हैं, है ना, इनको हम माइक्रोस्कोप वगैरह यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हैं। वैसे परमाणु को भी, है ना, बहुत उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अपन जो है देख सकते हैं परमाणु को, उनके कणों को। अब परमाणु तो परमाणु, उसके अंदर 36 कण, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि ये कागज का यदि अपन एक छोटा सा टुकड़ा भी बेल लूं ना, तो वो भी हमको दिख जाएगा, है ना। एक छोटा सा जो पंख होता है, क्या बोलते हैं, अरे यार, हाँ जी, गेहूं का, चावल का आटा, उसका एक कण भी आप ऐसा रख दोगे ना तो मतलब वो दिख जाएगा। एक छोटा सा कण भी जो है दिख जाता है। पर परमाणु दिखता है क्या? नहीं दिखता, मतलब विजिबल नहीं होता। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि परमाणु बहुत 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 छोटा है, सूक्ष्म कण है, बहुत बहुत सूक्ष्म कण है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भार का कोई चांस है ना। इस परमाणु पर, अकेले परमाणु की बात कर रहा हूं मैं, एक परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर के ईटा बना लिए, बहुत सारे परमाणु मिलकर के पेन बना लिए, वो अलग बात है। एक परमाणु की बात चल रही है हमारी यहाँ, एक परमाणु के एकांक की बात हो रही है, एक परमाणु। तो एक परमाणु पर पृथ्वी का जो जी है वो लगेगा क्या? इतना सूक्ष्म है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि मैं इस कागज का छोटा सा टुकड़ा ऐसा यहाँ ऐसा टुकड़ा ले लिया मैंने, इतना देखो ये दिख रहा है, ये छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है व्हाइट वाला, या मान लीजिए किसी भी कोई पंख वगैरह होता है ना, देखिए आप लोगों ने किसी चिड़िया का पंख वगैरह है छोटा सा, है ना, कोई कागज का टुकड़ा, सूखा पत्ता, है ना, उसको देखना आप जैसे ऊपर से फेंक दोगे ना, कोई भारी चीज रहेगी ऊपर, ये पेन को मैं गिरा दूंगा नीचे, देखो ऐसा, तो ये पट से सीधी जाके गिर जाएगी, ऊर्ध्वाधर गिर जाएगी पटाख से। पर यदि मैं कागज का टुकड़ा छोड़ दूं ना यहाँ पे, तो ऐसा इधर उधर हिलते डुलते जाएगा। देखियो कि नहीं देखियो, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? सीधा क्यों नहीं गया? ये पेन सीधी क्यों गई? क्योंकि पेन जो है ना, इस पर जी लग रहा है, ठीक है, और वो पत्ते पर जी का कोई प्रभाव नहीं। वो पत्ता इतना हल्का है, या ये कागज टुकड़ा इतना हल्का है कि जी उस पर लगे नहीं रहा है, इसलिए वो अपना घूमते घामते आराम जाता है, कभी इधर उड़ जाता है, कभी उधर उड़ जाता है, और नीचे जा नहीं पाता ठीक से, या जाता भी तो बहुत आराम, मतलब है ना, सीधा नहीं जाता, उर्ध्वाधर नहीं जाता। तो जब वो जो चीज दिख रही है उसके साथ उस पर बल नहीं लग रहा है, तो हम परमाणु में कहां से लगेगा? तो परमाणु बहुत बहुत सूक्ष्म चीज है। परमाणु क्या है? बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, ठीक है, और सूक्ष्म होने की वजह से इसके ऊपर जी का प्रभाव नहीं होता, मतलब गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होता। तो जब कोई प्रभाव नहीं होता, तो मैंने पहले कहा आपको यहां पर कि ये m इंटू जी होता है, और ये कौन होता है? ओनली m होता है। तो भाई परमाणु की अपन बात कर रहे हैं, परमाणु सूक्ष्म होने के कारण इसके ऊपर जी का कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब यहां पे जी का रोल है क्या? परमाणु के लिए है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बचा फिर? एम बोले तो क्या हुआ? द्रव्यमान। इसका मतलब अपन भार को परमाणु के लिए केवल सूक्ष्म, जो बहुत बहुत सूक्ष्म, उसके लिए, परमाणु के लिए हम द्रव्यमान को भार या भार को ही द्रव्यमान बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा, इसलिए ये ऐसा नहीं कि परमाणु द्रव्यमान सर परमाणु भार बोल देते हैं, तो सर आपका जो द्रव्यमान है या ये पेन का जो द्रव्यमान है, ये पेन का भार है। नहीं नहीं नहीं, पेन के लिए पेन का द्रव्यमान अलग है और पेन का भार अलग है। भार कैसा होगा? ज्यादा होगा, द्रव्यमान कैसा होगा? कम होगा। ये परमाणु बहुत सूक्ष्म है, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि यहां जी कैसा है? निष्प्रभावी है, प्रभावी नहीं है जी का, तो ये एम बचा फिर, और एम बचा का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान। तो इसलिए परमाणु शब्द के लिए परमाणु द्रव्यमान बोलो चाहे परमाणु भार बोलो, एक ही बात होती है। इसको और एक तरीके से समझना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। कैसा एग्जाम्पल? आपने पढ़ा है, सुना है, लिखा है क्या? प्रकाश की चाल। किसको समझ में आया मैं क्या बात करने वाला हूं? प्रकाश की चाल, इसी को बोलते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश की चाल और प्रकाश का वेग, चाल को दर्शाते हैं c से और वेग को दर्शाते हैं v से। और कितनी होती है? तो 3 गुणी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली ये औसत मान होता है चाल के लिए, औसत मान, ये मान होता नहीं है 2.999 और वो सारे मान होते हैं, तो एक्चुअल मान लेते हैं ऐसा। जैसे मैंने कहा 2 रुपये 99 पैसा था, अब 3 रुपये बोलोगे उसको,
लगभग में चलता है। ये सब जितनी बड़ी बड़ी मान होते हैं ना, सब लगभग में चलता है, तो एक्चुअल कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश को एक स्पीड में थोड़ा चलेगा, है ना। यदि हम सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने की बात करें तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो इतने समय में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वायुमंडल की बहुत सारी परतें सघन विरल होती है, तो ये सब कम ज़्यादा होते रहता है। ठंडी, गर्मी, बरसात, बहुत सारा कुछ है ना, पर्यावरण उसको प्रभावित करता है। तो ऐसा मान लेते हैं, एक औसत ऐसा मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी चाल। 10 वाल ध्यान देना, बात नहीं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, फिर गाली खाओगे तो अभी बात नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। तो अच्छा, यहां पे अपन बात समझ रहे हैं क्या, कि प्रकाश की जो चाल है ना, प्रकाश की चाल को ही हम प्रकाश का वेग भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु भार बोल देते हैं, जबकि अलग अलग राष्ट्रीय भार और द्रव्यमान पर बोल देते, तो समझ में आ गया आप क्यों बोलते हैं। केवल परमाणु के लिए बोलना, सूक्ष्म चीजों के लिए, केवल परमाणु का मतलब सूक्ष्म चीजों के लिए बोलना। वैसे प्रकाश की चाल को प्रकाश का वेग, जबकि देखो यहां ध्यान देना, चाल एक अलग राशि है और वेग एक अलग राशि है, ठीक है। चाल एक अलग भौतिक राशि है, इसको दर्शाते हैं सी से, संकेत सी, स्मॉल सी, और वेग एक अलग राशि दर्शाते हैं इसको वी से, स्मॉल वी से, ठीक है। अलग अलग राशि है, पर प्रकाश की चाल को हम प्रकाश का वेग भी बोल देते हैं। तो ऐसा होता है क्या, मतलब चाल और वेग अलग अलग राशि है, ठीक है। मैं आदमी हूं, आप हो, तो हमारी चाल अलग होती है और हमारा वेग अलग होता है। कोई मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, उसकी चाल अलग है, उसका वेग अलग है, पर प्रकाश की चाल और वेग क्यों अलग अलग नहीं है। हम प्रकाश की चाल को प्रकाश का वेग बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या कि चाल बराबर वेग होता है, चाल ही वेग है या वेग ही चाल है? नहीं। जिस तरह से द्रव्यमान और भार दो अलग अलग राशि थी, पर परमाणु के लिए उसको ऐसा कहा गया, कारण आपको बताया मैंने क्यों ऐसा, बस वैसे ही यहां पर भी चाल और वेग अलग अलग राशि, पर प्रकाश के लिए हम चाल और वेग को एक ही बोलते हैं। प्रकाश के लिए एक है, क्यों? देखो, इस सामान्य भाषा में समझना बिल्कुल सरल, अभी मैं परिभाषा में जाता नहीं, समझने की दृष्टि से। चाल क्या है जी, मैं चल रहा हूं तो मेरी चाल है, और मैं दौड़ने लग जाऊं तो मेरा वेग बन जाएगा। अरे समझने के हिसाब से बता रहा हूं मैं। इसका मतलब इंसान अलग अलग तरीके से चलता है, मोटरसाइकिल को अलग अलग तरीके से चलाते हो, कभी कम स्पीड में, है ना, यदि भीड़ भाड़ वाला रास्ता है मान लीजिए, या गड्ढे गुड्ढे वाला खराब रास्ता, धीरे धीरे चलते हो। पर यदि आपको अच्छा रास्ता मिल जाए, बिल्कुल खाली और बिल्कुल प्लेन, आम भागते हो बिल्कुल, समझ गए, तो धीरे धीरे चल रहे तो वो क्या है, कम स्पीड में चल रहे हो, चाल है, और ज्यादा भाग रहे हो तो वेग, ऐसा मान लीजिए। पर इंसान है ना अलग अलग चलता है, मोटरसाइकिल अलग अलग चलती है, ट्रेन अलग अलग, बस सब अलग अलग चलती है, परंतु प्रकाश हमेशा एक ही चाल से या एक ही वेग से, मतलब एक समान गति करता है। वैसे तो एक समान करता नहीं है, मैंने पहले बोला एक समान नहीं करता है, क्योंकि वो सघन माध्यम में जाएगा तो थोड़ा धीमा हो जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी या वेग बढ़ जाएगा। मतलब ये ऐसा ही है, आप मतलब भीड़ भाड़ वाले रोड में चलोगे तो थोड़ा धीमा चलना पड़ेगा, और खाली रोड में जाओगे तो भगो सनासन, है ना, 90-100 की स्पीड में, है ना, जो भी है 90-100 में चलाना नहीं कभी भी गाड़ियाँ जो है हमेशा, है ना, 40, 50, 60, 70 बहुत से बहुत, 80 बहुत से बहुत, यदि कभी खाली रोड भी अच्छा है, आपकी कंट्रोलिंग अच्छी, तो 80 तक, उससे ऊपर कभी जाने का नहीं, तो फिर यमराज मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसा। हाँ तो ध्यान देना, तो चाल और वेग की बात अपन कर रहे थे। तो प्रकाश जो है ना हमेशा एक समान चाल चलता है, ऐसा बोलते हैं अपन, है ना। पर यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकाश जब चलता है, ठीक है, चाहे वो एक बल्ब का प्रकाश हो, पर अपन स्पेशल बात करते हैं सूर्य का प्रकाश, क्योंकि मेन तो सूर्य का प्रकाश है प्रकृति में, है ना। प्रकाश का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। पृथ्वी तक आ रहा है, और भी ग्रह तक जाता है, पर अपन पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी सूर्य की बात करते हैं। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको मालूम है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ है, वो भी औसत है, वो भी औसत दूरी होती है, कम ज्यादा होती रहती है। कम ज्यादा होने का मतलब वो पृथ्वी की जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है, कहीं पास कहीं दूर, तो उसके हिसाब से तो एवरेज मान लेते हैं अपन। 15 करोड़ किलोमीटर है। अब 15 करोड़ किलोमीटर से कोई चीज आ रही है आपके पास, उसको आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो भैया क्या 21 मिनट में आएगी, है ना। और बीच में वायुमंडल भी है, कहीं वायुमंडल है कहीं नहीं है तो कहीं पतला है कहीं गाढ़ा है ना। ऐसा पृथ्वी के तल के पास आएगा तो गाढ़ा वायुमंडल मिलता है, पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर जाओगे, सतह से ऊपर जाओगे, वैसा वैसा क्या मिलेगा, पतला हो जाता है। तो अलग अलग सघन विरल माध्यम, वायु के माध्यम से, वायु है नहीं है ना, मतलब वायु या निर्वात, इन माध्यमों से जो प्रकाश आता है, तो क्या उसकी कभी चाल कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा नहीं होती होगी? बिल्कुल होती है, पर नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि चाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 3 × 10⁸ की घात। तो 3 × 10⁸ का मतलब कितना हुआ? 3, और उसके बाद कितने जीरो लगेंगे? कितने जीरो? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब
30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में प्रकाश जो है वो 30 करोड़ मीटर चल लेता। अब आपको मीटर में समझ में नहीं आया तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। क्या कर देंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसमें 3 जीरो क्या कर दो, हटा दो। अब गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, बराबर 3 लाख। 1 2 3 4 5 0 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, एक सेकेंड में। सोचो, एक सेकेंड और प्रकाश चले जाएगा 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख, 3 मीटर नहीं, 3 किलोमीटर नहीं, 3,000 नहीं, 3,000, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है। सबसे तेज चलता है तो वो है प्रकाश। अब इतनी तेज चलने वाली चीज है, इसकी क्या चाल और क्या वेग, समझना, यही है कारण इसका, ठीक है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर हाँ चल रहा है, ये मतलब वो इसका इतना तेज चलता है। तब तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को केवल 8 मिनट 20 सेकंड पूरी कर लेता है, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर इसकी स्पीड है पर सेकंड। इसका क्या मतलब होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकंड में, प्रति का मतलब पर बोलते हैं, है ना, उसको ऑब्लिक लिखते हैं ऐसा। तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड है ये, ठीक है, इसमें 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। आपने ऐसा किया नहीं कि वो 3 लाख पहुंच गया उधर, 3 लाख किलोमीटर पहुंच गया, इतना स्पीड चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना स्पीड चलता है। अब इसमें क्या माध्यमों को लोगे आप, कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, समझ पाओगे, पकड़ पाओगे उसको, नहीं पकड़ सकते अपन, नहीं समझ सकते उसको। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो चल रहा है और दौड़ रहा है उसका बराबर है। वो एक्चुअली चल तो रहा ही नहीं, दौड़ रहा है, दौड़ भी क्या रहा है, मतलब भयंकर ही दौड़, ठीक है। वो उसकी स्पीड ही नाप सकते हैं अपन। अब ना उसको अपन चाल बोलेंगे ना वेग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसकी चाल ही उसका वेग है, वेग ही उसकी चाल है क्या नहीं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो वो चल रहा है, अब भाग रहा है तो क्या बोलेंगे उसको अपन, सामान्य भाषा में मैंने बताया, होता नहीं ऐसा, अलग समझ लेना अभी, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल समझ सको आप प्रकाश की बात, इसलिए बता रहा हूं। हम चल रहे हैं तो चाल है, और जब भाग रहे हैं तो, दौड़ रहे हैं तो उसको वेग मान लो आप। तो ये तो प्रकाश दौड़ क्या रहा है, ये दौड़ना क्या, दौड़ने के बाद कोई शब्द होता होगा ना, इसके वो हो रहा है, मतलब एक सेकंड में 3 लाख, ये कोई दौड़ना होता है, ये तो पता नहीं क्या होता है, मतलब कुछ अलग ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक सेकंड में कोई 3 लाख किलोमीटर पहुंच सकता है क्या, प्रकृति में कोई चीज और है ऐसी, नहीं, ठीक है, केवल प्रकाश, है ना ऐसा। हाँ, एक वो 10 रुपए वाली पुस्तक में आता है मन, प्रकाश से भी तेज चलता है मन, तो वो मन थोड़ा ऐसा ही है। मन मतलब ऐसा मन तो होता नहीं, आपको मालूम है हमारे शरीर में कोई मन होता नहीं, है ना। एक्चुअली मन जो होता है ना वो हमारे बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। आपको मालूम है ना, कभी सुने कि आपने सुना है, पढ़ा है, आप पढ़ते हो कि हमारे शरीर में हृदय यहाँ पे होता है ना, मस्तिष्क यहाँ पे, आँख यहाँ पे, कान है, ये वो है ना, अमाशय यहाँ पर है, लीवर, किडनी, फलाना ढेकान, सब जो भी पढ़ते हैं अपन। कभी सुने मन का स्थान कहाँ है, हमारे शरीर में मन का स्थान कहाँ है, हमारे शरीर में मन होता ही नहीं, ठीक है। मन जो है हमारे शरीर के बाहर होता है, ठीक है, ये कल्पना मात्र है मन, है ना, मन कोई होता ही नहीं, ठीक है, ऐसा है। तो ये मन की बात कभी मत सुना करना, अपन मन की बात बोल रहे, अरे यार मन नहीं कर रहा यार, अबे मन का रोल ही नहीं है कुछ, ये भ्रम है एक जो हमको बर्बाद करता है। मन नहीं कर रहा यार पढ़ने का, मन नहीं कर रहा यार जानने का, मन को मत देखो, क्या दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनो। दिल अलग चीज है ना, दिल मतलब वही मन, दिल को तो वो हृदय बोलते हैं, तो वो दिल मन वो है, दिल मन। हृदय का सोना काम है जी, हृदय तो पंप करता है बस ब्लड को, हृदय को दिल बना दी लोगों ने। वो दिल या मन जो है ना, दिल नहीं कर रहा यार, मन नहीं कर रहा है, तो वो दिल ही मन है, और ये हमारे शरीर का हिस्सा है ही नहीं, ये बाहर की चीज है। तो इसलिए दिल या मन की कहीं मत सुनना। दिमाग क्या बोल रहा है, पढ़ाई करना पड़ेगा भैया तभी लाइफ बनेगी, अरे मन नहीं कर रहा यार, मत सुनो उसकी, समझ गए। मन या दिल हमेशा हमको डुबाता है, नीचे ले जाता है, हमेशा हमारे बर्बादी का कारण बनता है। जिस व्यक्ति ने दिल या मन की बात सुना वो बर्बादी होगा हमेशा, जिसने दिमाग की बात सुना वही कामयाब होगा। तो दिमाग की बात सुनो। दिमाग क्या बोलता है, नहीं यार पढ़ना पड़ेगा भैया, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब परसेंट बनेगा, तब अपन सीख पाएंगे, तब अपने कुछ अच्छा लाइफ में हो पाएगा। दिल क्या बोलता है, थक गया यार, थोड़ा आराम कर लेता हूँ ना, मत पढ़ना, कहीं घूम के आ जाना, मोबाइल चला लेना, दोस्तों से बात कर लेना, क्रिकेट खेलने चलना। तो दिल हमेशा बर्बाद करता है, यानी मन। तो मन या दिल की बात बिल्कुल नहीं सुनना कभी भी, ठीक है। बोलते हैं ना दिल की बात सुनो, अब दिल की बात सुनो, उसकी भी कंडीशन है, मैंने पहले ही बोला, उसकी भी एक कंडीशन है ना।
कभी कभी सुनना भी चाहिए, पर ज़्यादातर दिमाग की सुनो, दिमाग क्या बोलता है उसकी सुनो। और कई बार हम ये दिमाग और दिल यानी मन के द्वंद्व में फंस जाते हैं, है ना। ये बोलता है कर, ये बोलता है मत कर, ये बोलता है कर, ये बोलता है मत कर, ठीक है ना। है ना, आपके दिमाग में आता होगा यार वो फलानी लड़की या लड़का बहुत आजकल भाव दे रहा है यार, वो मेरे पीछे पड़ी है। दिल तो कर रहा है कि उससे अपन आगे बात बढ़ाएं और अपना रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फलाना दिखाना, पर दिमाग क्या बोल रहा है, नहीं पटले सर ने बोले हैं 12वीं तक कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, पढ़ाई करना है बस। तो दोनों में फंस जाते हो आप। कैसा करें, करें कि नहीं करें। दिमाग बोलता है मत कर, दिल बोलता है कर, दिमाग बोलता है मत कर, दिल बोलता है कर। आप दोनों में फंस जाते हो। पर ऐसी स्थिति में फैसला किसका लेना, किसकी बात सुनना, दिमाग की, दिल की नहीं सुनना। समझ में आए। हाँ, कुछ समय कुछ जगहों पे दिल की भी सुनना पड़ता है, वो भी ठीक है, मन दिल जो भी है, पर वो कंडीशन अलग रहती है। पर यहाँ पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनना। समझ में आई बात। पक्षी पर भी लगता है इसलिए तो वो सीमित उड़ पाता है। यदि पक्षी पे गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता ना तो सारा किधर किधर भागता फिर। जैसे एक उसका पंखा भागता है ना कभी जगह, ऐसा तो वो लगता है उस पर भी थोड़ा कम रहता है पर लगता है। पृथ्वी के ऊपर स्थित सूक्ष्म वस्तुएं हैं तो उन पर नहीं लगेगा, बहुत बहुत सूक्ष्म है तो उन पर नहीं लगता है, नगण्य होता है या नहीं लगता है, बाकी चीजों पर लगता है ना। हाँ, तो समझ में आई बात। तो प्रकाश का चाल क्या, प्रकाश का वेग क्या, वो इतना स्पीड चल रहा है कि उसका चाल ही उसका वेग है, उसका वेग ही उसकी चाल है। तो ये चाल को ही वेग कहते हैं। प्रकाश की चाल लिखो या प्रकाश का वेग लिखो, एक ही बात है, प्रकाश के लिए होता है बस। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड इसकी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो इसकी चाल भी वही है और वेग भी वही। तो ये चाल ही वेग है, ये किसके लिए प्रयोग होता है, केवल प्रकाश के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, किसी और के लिए नहीं। समझ में आई बात। तो आप ये मत समझना कि प्रकाश की चाल को ही प्रकाश का वेग कहते का मतलब चाल ही वेग है या वेग ही चाल है, दोनों एक ही चीज है, मतलब दो अलग अलग नाम है, ऐसा नहीं है। ये दो अलग अलग राशि हैं, पर प्रकाश क्योंकि एक समान बहुत स्पीड में चलता है ना, और वो अलग अलग चाल में नहीं चलता, नगण्य मान लेते हैं उसको, बोले एक समान चाल चलता है, ऐसा मानते एक समान चाल चलता है। तो एक समान चाल चल रहा है मतलब चाल भी वही हो और वेग भी वही हो। ऐसी बातों को समझना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ लोगे लिख लोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। केवल पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ना लिखना तो है, केवल पढ़ना लिखना नहीं है। लिख लिया पढ़ लिया, हाँ जी प्रकाश चाल वेग, समझना ज़्यादा जरूरी। समझ में आ गई बात। ये सारी चीज़ें, ठीक है।